क्लास 12th विषय भूगोल मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है जो परीक्षा उपयोगी आपके लिए हो सकता है। जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और विभिन्न परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। खंड अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेट जेल के अनुसार। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? यहाँ हो जाएगा मृदा भूगोल जो है वो मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को ध्यान दिया गया? तो नव निश्चयवाद को। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो वहाँ हो जाएगा जल की उपलब्धता। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है? यहाँ हो जाएगा प्रतिकूल जलवायु। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो W.M. थॉमसन ने। निम्नलिखित में कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका। विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? तो त्रिभुज के आकार का। निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष के आकार का है? यह हो जाएगा आपका जापान। कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा गया है? तो 15 से 59 वर्ष। ब्राजील में कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? तो फजेंडा। रूहर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? जर्मनी। किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं? तो पिट्सबर्ग। सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? तृतीयक। बिंग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है? पेट्रोलियम। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है? रेखीय। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन गैटमैन ने। पेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5%। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा। निम्न में से भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है? तो किरात। गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है? विवाह। निम्नलिखित में कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया? डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे लंबा है? NW1। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पतन है? मुंबई। निम्नलिखित में कौन सा हैजा तथा पीलिया बीमारियों का कारण है? जल प्रदूषण। UNDP का पूरा नाम बताइए? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से खंड ब है बच्चों। मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्य के प्रकृतिकरण का अर्थ है मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य। मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं। फिर है, जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से मुख्य प्रमुख घटक हैं? तो जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगला है, भूमध्य सागरीय कृषि में मूल रूप से कौन से फसल की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह रसीले फलों के लिए विख्यात है, जिसमें संतरा, नींबू, सिनोटेन, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फल है। सिट्रस फलों
के कुल वैश्विक निर्यात का लगभग 70% निर्यात इन्हीं क्षेत्रों से होता है। ब्राय स्त्रोतन क्या है? तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय निजी, बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करते हैं तो उसे बाह्य स्रोत कहा जाता है। परिवहन के प्रमुख प्रकारों के नाम बताएं। तो परिवहन के 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जल परिवहन, थल परिवहन, वायु मार्ग परिवहन तथा भूमिगत मार्ग परिवहन। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल आबादी बटा कुल क्षेत्रफल। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? तो लौह इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनें, रेलवे लाइन, यातायात के साधन, रेल, पुल, जलयान, अस्त्र एवं कृषि यंत्र आदि बनाने में किया जाता है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाता है। फिर है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट करें। तो परंपरागत स्रोत है, इस तरफ है आपका गैर परंपरागत स्रोत। पहला है परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के भंडार सीमित होते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के भंडार असीमित होते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत काफी लंबे समय से सामान्य प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कुछ वर्ष पहले ही उपयोग में लाए जाना शुरू हुए। फिर उदाहरण है परंपरागत में ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि, जबकि गैर में है आपका सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। 9वां है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, विवरण दे। तो भारतीय कृषि को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन समस्याओं के कारण ही इसका पिछड़ापन तथा गतिहीनता जारी। कृषि द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला है सिंचाई के अस्थायी साधनों का अभाव। तो भारत के फसल खेती अधिकांश रूप से वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई के अस्थायी साधन का अत्यंत अभाव है। वर्षा के जल पर निर्भरता भारतीय कृषि को बहुत अधिक असुरक्षित या संवेदनशील बना देती है। अच्छी वर्षा होने से फसल भी अच्छी हो जाती है, जबकि सूखे के कारण उत्पादन की काफ़ी हानि होती है। कृषि उत्पादन भी इसी तक ले आवश्यक है कि देश के सभी भागों में सिंचाई के अस्थायी साधन विकसित किए जाए। दूसरा है वित्त का अभाव। तो भारतीय कृषि की एक अन्य बड़ी समस्या वित्त का अभाव है। अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे किसान गैर संस्थागत साधनों या स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जैसे महाजन, साहूकार तथा भूस्वामी। ये बहुत अधिक ब्याज की दर वसूल करते हैं। किसानों की जरूरतों की तुलना में संस्थागत वित्त जैसे बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला वित्त की उपलब्धि बहुत कम है। वित्त का अभाव भारतीय कृषि समृद्धि में बहुत बड़ी बाधा है। उधार की उच्च लागत किसानों को निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा देती है। तीसरा है परंपरागत दृष्टिकोण। तो खेती संबंधी परंपरागत दृष्टिकोण भारतीय कृषि की एक और समस्या है। नवीन फार्म तकनीकी और फार्म प्रबंध व्यवहार के बावजूद भारतीय कृषक अभी भी पारंपरिक ज्ञान को अपनाए हुए हैं। इसके लिए खेती करना जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन है। यहाँ कोई व्यापार नहीं है, अतः उसका केंद्र बिंदु उन फसलों को उगाना है जिनसे उसे अनाज की प्राप्ति हो, न कि जिससे ऊंचा लाभ प्राप्त हो तथा अधिक जोखिम उठाना पड़े। एक समान भारतीय किसान में उद्यमशीलता का अभाव पाया जाता है और लाभ प्राप्त करने हेतु वह कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। छोटे तथा बिखरी जोतें। तो भारत में जोतें न केवल छोटी है अपितु बिखरी हुई है। छोटे जोते आधुनिक तकनीक के उपयोग की अनुमति नहीं देती है। बिखरी जोतों के कारण प्रबंध की लागत बहुत बढ़ जाती है। यह कृषि के पिछड़ेपन तथा किसानों की निर्धनता में योगदान देती है। शोषक कृषक संबंध। कृषि संबंधों में अभिप्राय भूस्वामी तथा पट्टेदारों के बीच व्यावसायिक संबंधों से है। अधिकतर भूस्वामी अनुपस्थित भूस्वामी होते हैं। वे स्वयं बहुत कम खेती करते हैं। लगान आय पर निर्भर रहने से उनकी प्रवृत्ति अपने पट्टेदारों का शोषण करना होता है। पट्टेदार जो वास्तव में भूमि पर खेती करते हैं, भूस्वामी को ऊंचा लगान तथा अन्य संबंधी भुगतान करते हैं। अत्यधिक ऊंचा लगान अनुपस्थित भूस्वामी को चुकाने के बाद पट्टेदार के पास बहुत कम अधिशेष अधिक बचता है, जिनका वह आगे निवेश कर सके। तदनुसार भूमि का निरंतर उपयोग निर्वाह के साधन के रूप में किया जाता है, न कि व्यावसायिक लाभ के साधन के रूप में। छठा है व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। तो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा लंबा है।
10वां क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है? नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि तालाबों, झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के प्राकृतिक रूप में आवश्यक तत्वों के मिश्रण से जल के संदूषित होने से है। प्रदूषित जल इन जल निकायों के पादपों और जीवों को ही नहीं अपितु संपूर्ण जैविक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों जीवधारियों के लिए प्राणघात सिद्ध होते हैं। भारत में नदियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। बिना प्रक्रिया किए धोवल जल के निर्वहन का प्रतिबंध लगाना, कारखानों का दूषित जल प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके नदी में छोड़ना, नदी तट पर पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटकों द्वारा नदी का प्रदूषण न होने पाए इस दृष्टि से मार्गदर्शक सूचना का बोर्ड लगाना और नदी के पानी की गंदगी और कचरा निकालकर नदी के पात्र को स्वच्छ करना इत्यादि। चावल उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? विवरण दे। तो भारत में चावल की खेती ईसा से 3000 वर्ष पूर्व की जा रही है। यहीं से इनका प्रचार विश्व के अन्य देशों में हुआ है। यह भारत में लगभग 3/4 जनसंख्या का खाद्यान्न है। चीन के बाद भारत का चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है तथा जहां विश्व उत्पादन का 21% चावल उत्पन्न किया जाता है। देश में वर्ष 2012 में 42.1 हेक्टेयर भूमि पर 104.3 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ। भारत में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2372 किलोग्राम था। जापान में चावल को प्रति हेक्टेयर उत्पादन 4990 किलोग्राम है। हमारे यहाँ खाद्यान्नों के उत्पादन में लगी हुई भूमि के 35% भाग तथा कुल कृषि योग्य भूमि के 25% भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है। चावल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है। तो पहला है आपका तापमान, इसको आप लोग देख लीजिए, इसका डिटेल। दूसरा है वर्षा, तीसरा है आपका मिट्टी, चौथा है मानवीय श्रम। 12वां क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है? उदाहरण के साथ विवरण दे। तो इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थायी विकास की योजनाएं बन रही है उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो प्रादेशिक केंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी एवं सेटल के समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। फिर स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित विवरण दें। तो भूमि के जंगली या पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पतियों को जलाकर उसे प्राप्त राख से उर्वरक हुई मृदा पर 2-3 वर्ष तक कृषि की जाती है। तत्पश्चात मृदा के अनुवरण होने पर दूसरे स्थान पर समान विधि अपनाकर यह कृषि चलती रहती है। बार बार स्थान परिवर्तन होने के कारण इसे स्थानांतरित या झूम खेती भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे काटो और जलाओ तथा भूस फेलो कृषि भी कहा जाता है। स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में झूम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पौधा के, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में बीवर, मसान, पेड़ा तथा बीरा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि पद्धति में फसलों को उगाने के लिए वन भूभाग को साफ किया जाता है। कुछ वर्षों तक यहाँ फसलों को उगाया जाता था। मिट्टी की उर्वरता कम होने तथा खरपतवार के उग आने के साथ ही इस भूभाग को छोड़ दिया जाता है तथा नए साफ भूभाग की ओर किसान चल जाते हैं। भारत में इस प्रकार की कृषि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मिजोरम में की जाती है। कम घने आबाद क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से स्थानीय जनजातियों के लोगों द्वारा की जाती है। इसे स्थानीय भाषा झूम कृषि कहते हैं। भारत मध्यम मानव विकास वाला देश क्यों है? कारण सहित उदाहरण विवरण दे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत 2021 के 191 देशों के मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर है। इससे पहले 2020 में भारत इस मामले में एक पायदान आगे यानी 131वें स्थान पर था। हालांकि 2020 में 189 देशों की सूची साझा की गई थी। मौजूदा सूची में भारत का ADI मान 0.6333 है। इस मानदंड के मुताबिक भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। या HDI मान 2020 की रिपोर्ट में इसके मान 0.645 से कम है।
स्कूली शिक्षा के औसतन वर्ष 6.7 है, जबकि इसे 11.9 वर्ष होना चाहिए। 2019 में भारत का HDI मान 0.645 था, 2021 में 0.633 तक आ गया। इसके लिए औसत आयु में गिरावट को कारण माना जा रहा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा है। अगला क्वेश्चन है, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कारण सहित उदाहरण दे। तो खनिज ऐसे संसाधन है जो हमारे जीवन के लिए हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। तो बच्चों, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके लिए आ सकता है। प्री बोर्ड जो आपके विद्यालय में हो रहा है, हर जिला का अलग अलग क्वेश्चन सेट होगा। उस जिला के शिक्षक ही क्वेश्चन सेट करेंगे और हर जिला में अलग अलग परीक्षा होगा। सबका परीक्षा का शेड्यूल जो है एक ही है, जो विभाग द्वारा जारी किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन सेट होके आएगा वो जिला के ही शिक्षक करेंगे और आपको स्कूल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे, जो आप क्वेश्चन एग्जाम में लिखेंगे। इसीलिए एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन को फोटो खींचकर PDF बनाकर आप मेरे ग्रुप में भेज सकते हैं। मैं उसका आंसर बनाकर आपको बता दूंगा, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। तो इस तरह आप अच्छे से एग्जाम लिखिए। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इसीलिए जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। अपने स्तर से भी या आपके विद्यालय में जो भूगोल के शिक्षक हैं उनके द्वारा भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कराया गया है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जा सके और आप अच्छे अंक ला सके। 17 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको बढ़ा दे रहे हैं बच्चों, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है और इतना पढ़ेंगे इससे अच्छा आप इसको देख लीजिए, धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा उपयोगी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित विवरण दें। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 19 है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित महानगरों को दर्शा। तो चेन्नई, रांची, नई दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ आपका नई दिल्ली है, यहाँ आपका रांची है, यहाँ आपका कोलकाता है और नीचे में आपको बेंगलोर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ बेंगलोर है और यहाँ पर आपका है चेन्नई। तो ये कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय।